हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख फ्रॉम आशा एकेडमी। एडवांस्ड अकाउंटिंग के रिवीजन सीरीज 5 में आज हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड एमसीक्यूज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज के साथ मैंने बहुत सारी टिप्स भी दी है, तो वो भी आप टिप्स ध्यान में रखिए, उस पर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, वरना एमसीक्यूज जो भी आएंगे वो छुड़ाने में आपको हेल्प हो जाएगी। सो पहला हमारा प्रश्न है, डैश इज द लैंग्वेज ऑफ business which communicates the financial performance and position of an enterprise to various interested parties. So ऐसी क्या चीज़ है जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज और कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. सो ऑलवेज वी नो अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट आर द टाइप्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मेरा सी. नेक्स्ट है, डैश कैन बी यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एंड करंट पोजीशन. तो ऑप्शन पहले देख लो, हमारा पास्ट परफॉर्मेंस हमारे बिजनेस ने कई सालों में, पिछले कई सालों में क्या किया है, वरना इस साल में मेरा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो किस चीज़ से पता चलेगा मुझे. तो प्रॉफिट एंड लॉस जो सेकेंड ऑप्शन है, उससे मुझे इस साल का प्रॉफिट वरना इस साल का लॉस पता चलता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस देता है. इंश्योरेंस क्लेम, जब भी कुछ लॉस वरना इंसिडेंट होता है तब मैं क्लेम करती हूँ. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मेरा ए. अभी फाइनेंशियल एनालिसिस जो है उस पे हम थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं. ये सारे फैक्ट्स बहुत बार एमसीक्यूज करके पूछे गए हैं, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए. ज़्यादा एमसीक्यूज ना हो और छोटे समराइज फॉर्म में आपको पता चले, इसलिए मैंने इसे समराइज फॉर्म में आपको दिखाया है. सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, तो हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं. सो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे. हम क्या करते हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे मेरा P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो सकता है. इंस्टेड ऑफ अ P&L अकाउंट आई मे प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये सारे स्टेटमेंट मैं जो बनाती हूँ उस इंफॉर्मेशन को मैं एनालाइज करती हूँ. तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई विल कंसिडर. क्यों करती हूँ मैं, व्हाट इज़ माई इंटेंशन, तो मेनली टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी. पिछले कई सालों में मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का प्रॉफिट कैसा है, व्हाट इज़ माई सॉल्वेंसी पोजीशन, मैं लोगों के जो लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह जो लाइबिलिटीज़ है मैं दे सकती हूँ क्या, ये जानने के लिए आई विल डू द एनालिसिस ऑफ माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Now, this analysis would be helpful to the shareholders, management and investors. मतलब जो भी इंटरनल पार्टीज़ हैं, एक्सटर्नल पार्टीज़ है, उन सारों के लिए ये एनालिसिस हेल्प करता है. शेयर होल्डर्स को कैसे हेल्प करता है, शेयर होल्डर्स सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल तो मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. तो वो मैनेजमेंट सही कर रहे हैं या नहीं, टू नो देयर इफ़िशियंसी, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ज़रूरी है. मैनेजमेंट को खुद को पता चले कि हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, हमारे जो डिसीजन है वो सही ट्रैक पे है या नहीं. सो फॉर द इवैल्यूएशन पर्पज़ इट इज़ हेल्पफुल. ऑल्सो इन्वेस्टर जो बाहर के लोग हैं उनको भी पता चले कि इस बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये बिज़नेस कंटिन्यूस ग्रोथ में है या नहीं है, इसके लिए भी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूरी है. सो इनडायरेक्टली ऑल द डिसीजन मेकर्स इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल. तो उस पर बेस्ड अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज द टूल इन प्रेडिक्टिंग द बैंक्रप्सी एंड फेल्यूर ऑफ द बिजनेस. ऑप्शंस ये सारे हैं. तो अगर आप ऑप्शंस ध्यान से देखोगे तो इंश्योरेंस, सिंगल एंट्री एंड बैंक स्टेटमेंट, ये सारे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बताते हैं. जैसे बैंक स्टेटमेंट में मेरे बैंक में बैलेंस कितना है वगैरह, वरना कितना विड्रॉल किया, कितना डिपॉजिट किया. सिंगल एंट्री में पार्शियल इन्फॉर्मेशन होती है. इंश्योरेंस क्लेम इज टोटली रिलेटेड विद द एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस. लेकिन मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है या नहीं कंटिन्यूअसली, वरना मैं इंसॉल्वेंट पोजीशन पे हूँ या नहीं, ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलता है. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा assist the management in measuring and maintaining dash at a various level.
तो जो हम एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल डेटा का, सो उससे मैनेजमेंट को क्या हेल्प होती है, वो क्या कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी, कैश एंड डेब्ट्स, ये तो सारा माइनर चीज़ें हैं, लेकिन एवरी लेवल पे, हर एक लेवल पे मैनेजमेंट कैन मेंटेन द इफिशियंसी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मेरा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स पुटिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू सिंपल टर्म्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन। ऑप्शन देख लो। तो हम एनालिसिस जो करते हैं उसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो द बेटर वे टू सिंप्लीफाई इज द इंटरप्रिटेशन। सो इंटरप्रिटेशन में मैं इंटरप्रेट करती हूँ सिंपली कि जो जो भी मैंने एनालाइज किया है उसके रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन करेक्ट है सी। नेक्स्ट है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा इज यूजलेस विदाउट। ऑप्शन देख लो। मैं एनालिसिस कर लूँ लेकिन अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो उस एनालिसिस का कुछ भी हेल्प नहीं होता। तो वो है इंटरप्रिटेशन। वॉट एवर आई विल डू, आई हैव और आई शुड बी एबल टू इंटरप्रेट इट। सो मैं, मेरे मैनेजमेंट, बाहर के लोग जो है उनको वो हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ इम्प्रूवमेंट इन द इफिशियंसी ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर बार मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है। मतलब जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन, वरना जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाया गया है एंड रिजल्ट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वरना जो बैलेंस शीट है, उस पे बेस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेती है और वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मेरा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अकाउंटिंग सर्व्स एज अ वाइटल सोर्स ऑफ डेटा फॉर द मैनेजमेंट प्लानिंग। ऑप्शंस देख लो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आर not directly related with the management planning, but management accounting, इसमें हम मैनेजमेंट आगे जाके क्या करने वाला है ये डिसाइड करता है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में थोड़े से फैक्ट्स हम जान के लेते हैं। उस पर भी एज आई टोल्ड यू कि इस पर भी एमसीक्यूज हमें पूछे जा सकते हैं। तो आपको हिंट वरना ध्यान में आए, इसीलिए आई मेड दिस वन। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? Management accounting is not a separate branch of accounting but it utilizes the financial accounting information। जैसे मैंने कहा है बैलेंस शीट होता है, P&L होता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ की जाती है। क्यों करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मुझे आगे जाके बिजनेस में क्या करना है, फ्यूचर प्लान्स एंड पॉलिसीज़, वो सारा डिसाइड करने के लिए वी डू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो भी जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, वरना डबल एंट्री का रूल है, वरना जो स्टैट्यूटरी एडिट के रूल है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एप्लीकेबल नहीं होते। तो इस बेस पे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एनालिसिस करते हैं, तो फाइनेंशियल एनालिसिस हम किस कैटेगरी में, वरना उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, दैट वी विल सी। तो फर्स्ट है एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। वन बाय वन वी विल सी। तो एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकते, लेकिन जो जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे टेक फॉर एग्जांपल एनी इन्वेस्टर है और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मिलते, तो उनको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनके लिए जो एनालिसिस हम करते हैं तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल एनालिसिस। अपोजिट इज द केस, जो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए एनालिसिस किया जाता है, उसे हम कहेंगे इंटरनल एनालिसिस। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, उसे ही हम ट्रेंड एनालिसिस वरना डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं। इसमें एक ही बिजनेस के बहुत सारे अलग अलग पीरियड्स के अकाउंट्स एनालाइज किए जाते हैं। जैसे P&L का मैं पिछले 5 सालों का P&L कंपेयर करूँगी और उस बेसिस पे मैं रिजल्ट पे पहुँच जाऊँगी। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के अपोजिट है वर्टिकल, जिसे स्टैटिक वरना स्ट्रक्चरल कहा जाता है। उसमें सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड पे आई विल हैव अ एनालिसिस। तो उस पे बेस्ड, इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, डैश फाइनेंशियल एनालिसिस इज इफेक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न।
तो ऑप्शन देखते हैं, ऐसा कौन सा एनालिसिस है जो बाहर के लोगों के लिए, जिनको मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं मिलता, उनके लिए किया जाता है। तो अभी हमने देखा है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम करते हैं, इसलिए एक्सटर्नल एनालिसिस हम करते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश एनालिसिस इज डेवलप्ड फॉर ए पर्टिकुलर डेट एंड फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा कौन सा एनालिसिस है जो एक साल के लिए बनाया जाता है? तो ऊपर की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हमारा है वो वर्टिकल एनालिसिस, सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट है, डैश एनालिसिस एनालाइज एंड एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे कौन सा एनालिसिस है जो जिसमें मैं बहुत सारे सालों के एनालिसिस करती हूँ, तो उसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश एनालिसिस इज नॉट यूजुअली रिसोर्टेड टू बाय द फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट उसे बार बार नहीं चेक करते, बार बार नहीं देखते, ऐसे एनालिसिस को हम क्या कहते हैं? तो इंटरनल जो एनालिसिस है वो इंटरनल लोगों के लिए बनाया जाता है, तो उसे बार बार चेक नहीं किया जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है ए। यहाँ पे मिस्टेकनली डी आया है, लेकिन ए ऑप्शन उसका करेक्ट है। अभी फाइनेंशियल एनालिसिस के कैटेगरीज, वरना वेज तो पता चले, लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस किन तरीके से, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, किस तरीके से मैं उन्हें कर सकती हूँ, तो दीज आर द मेथड्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मुझे पता चलेगा रिजल्ट्स, वरना कॉमन साइज है, कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है, ट्रेंड एनालिसिस वरना होता है, वरना अकाउंटिंग रेशोज। अवर चैप्टर इज मेनली कंसर्न विद दिस अकाउंटिंग रेशोज, लेकिन ये आगे के भी, वरना जो अभी तक देखा है दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अस, तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अभी हम जान के लेते हैं। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ध्यान में लेना है? तो यहाँ पे मैं अलग अलग सालों के स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ कंपेयर करती हूँ, उसमें एक ही कंपनी के अलग अलग साल के भी मैं कंपेयर कर सकती हूँ, जिसे मैं इंटर कंपनी एनालिसिस कहूँगी, वरना एक कंपनी के दूसरे अलग अलग कंपनीज के, बहुत सारे कंपनीज के एक साथ स्टेटमेंट में एनालाइज कर सकती हूँ, तो उसे इंट्रा कंपनी एनालिसिस भी कह सकती हूँ मैं। जो हमारा दूसरा है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसे ही हम 100% स्टेटमेंट कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी है उनके टोटल करते हैं, और उन कंपैरिजन, उन टोटल में कितने परसेंटेज पर्टिकुलर एसेट के हैं वरना पर्टिकुलर लायबिलिटीज़ के हैं, तो वो निकालती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिखाया है, तो प्लांट एंड मशीनरी का टोटल वरना प्लांट एंड मशीनरी का परसेंटेज उनके टोटल एसेट से कितना है, टोटल यहाँ एसेट यहाँ पे आई विल टेक एज 100, एंड उसमें मेरा प्लांट एंड मशीनरी कितने परसेंट है वो कैलकुलेट करती हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड मैं कंसिडर करती हूँ, कि एक साल लेती हूँ, दैट इज अ बेसिक ईयर आई विल, और अ बेस ईयर आई विल कंसिडर, और उस पे अगले सालों में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दैट आई विल कंसिडर। एंड जो लास्ट है हमारा रेशो एनालिसिस, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो रेशो एनालिसिस में क्या करती हूँ, आई विल कंपेयर और आई विल एक्सप्रेस वन फिगर विद द अनदर फिगर। सो यहाँ पे मुझे वही देखना है, सो दो जो मैं एक दूसरे को डिवाइड करके जो मुझे मिलता है, दैट कुड बी कंसिडर्ड एज द रेशो एनालिसिस। सो व्हाई इट explains the relationship of two items, and on that basis we will have a result, so that is called as a ratio analysis. उस पे बेस्ड अभी जो हमने इंफॉर्मेशन देखी है उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं। ट्रेंड एनालिसिस यूजेस एंड डैश नंबर ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ट्रेंड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, तो 1 ईयर वी विल कंसिडर एज अ बेस ईयर, और उस पर आगे बहुत सारे ईयर कंसिडर करते हैं, सो दैट द करेक्ट ऑप्शन वुड बी हियर इंडेक्स। सो हमारा करेक्ट है ए ऑप्शन यहाँ पे। 14 क्वेश्चन है, डैश इज द इंडिकेटेड क्वोशिएंट ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। सो डिवाइडेशन के बाद जो मिलता है उसे क्या कहते हैं, सो डिवाइडेशन हम रेशोज में करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, रेशो एनालिसिस एक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ डैश डैश ऑफ एन एंटरप्राइज। रेशो एनालिसिस किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शंस आर दिस, एफिशिएंसी, लॉस, प्रॉफिट वरना एसेट। तो रेशो एनालिसिस डेफिनेटली एफिशिएंसी के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट हियर। नेक्स्ट है,
डैश एनालिसिस इंश्योर्स द इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। कौन सा एनालिसिस हमें कॉस्ट कंट्रोलिंग में हेल्प करता है? तो ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन दिए है उसमें रेशियो वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे करेक्ट है सी। नेक्स्ट है डैश इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंसर्न। ऑप्शंस ये सारे अवेलेबल है। तो उन्होंने क्या कहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जैसे मेरा P&L ले लो वरना बैलेंस शीट ले लो, तो उसमें से बहुत सारे आइटम्स होते हैं। सो बैलेंस शीट में ले सकते हैं हम, जैसे करंट एसेट्स हैं एंड करंट लाइबिलिटीज़ है। तो मैं इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए कौन से मेथड वरना क्या यूज़ करती हूँ? सो ऑलवेज जो भी स्टेटमेंट में दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं फाइनेंशियल रेशोज। तो ऑप्शन मेरा डी करेक्ट है। रेशोज, अभी रेशोज किस तरीके से वरना किस प्रकार के हो सकते हैं? तो रेशोज कैन बी लिक्विडिटी रेशो, लिवरेज रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो एक एक की इंफॉर्मेशन देखते हैं। पहले लिक्विडिटी रेशो मतलब क्या? सो लिक्विडिटी रेशो मतलब उसे ही हम सॉल्वेंसी रेशो भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशो सेम है। तो उसमें अगर MCQ आए तो लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसीज आर द सेम। क्यों करती हूँ मैं लिक्विडिटी? मतलब शॉर्ट टर्म में मेरा बिजनेस सर्वाइव हो सकता है क्या? शॉर्ट टर्म में जो भी लाइबिलिटीज़ है वो मैं पूरी दे सकती हूँ क्या? वो जानने के लिए जो जिस प्रकार के रेशोज़ वरना जो रेशोज़ हम कैलकुलेट करते हैं उसे लिक्विडिटी रेशो वरना सॉल्वेंसी रेशो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है लिवरेज रेशो। तो लिवरेज रेशो में बेसिक क्या है, मेरे फर्म में जिससे क्रेडिटर से डेप्ट कहाँ से मिलती है? क्रेडिटर से। सो जो डेप्ट मिली है उसका और जो शेयर होल्डर्स है उनके फंड का रेशो क्या है, मैं कितनी डिपेंड हूँ बाहर के फंड्स पे, ये निकालने के लिए जो जो भी रेशो कैलकुलेट किए जाते हैं उन्हें हम लिवरेज रेशो कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी रेशो। तो एक्टिविटी रेशो क्या दिखाता है कि आपके बिजनेस की इफ़िशियंसी क्या है, आपके बिजनेस में आपने जो पैसा इन्वॉल्व किया है आप किस प्रकार से यूज़ कर रहे हो। तो ये जानने के लिए जो भी रेशो कैलकुलेट किए जाएंगे उन्हें एक्टिविटी रेशो कहा जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। द नेम इट सेल्फ इंडिकेट द मीनिंग। हमारा प्रॉफिट वरना बिजनेसमैन वरना जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको हम रिटर्न क्या देते हैं वो जानने के लिए जो भी रेशोज़ हम कैलकुलेट करते हैं उसे कहा जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। तो इसमें हम वन बाय वन उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं अभी। द डैश रेशोज आर द टेस्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड एसेट। जो मैं सेल्स करती हूँ और जो मेरे एसेट्स हैं, मतलब मैं मेरा पैसा सेल्स से रेज करती हूँ और उससे एसेट भी परचेस कर सकती हूँ, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? सो ऑलवेज इट शोज द एक्टिविटी, मतलब हाउ आई एम यूटिलाइजिंग माई फंड्स। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मेरा सी। नेक्स्ट है डैश रेशो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। जो शॉर्ट टर्म है 1 साल के अंदर के पीरियड में मैं देना दे सकती हूँ या नहीं, ये दिखाता कौन सा रेशो है? तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास है। तो हमें पता है लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो विल शो अस द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा डी करेक्ट है। नेक्स्ट है अभी करंट रेशो। अभी रेशोज़ के प्रकार देखें तो डायरेक्टली वी आर ऑन अ रेशोज़ नाउ। सो हमारा पहला रेशो है करंट रेशो। करंट रेशो इंडिकेट्स डैश ऑफ द बिजनेस। करंट रेशो किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है? तो करंट मतलब जो 1 साल के अंदर के है, तो 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए मैं प्रॉफिट वरना सॉल्वेंसी मेरे बिजनेस की क्या है वरना लिक्विडिटी क्या है वो जान के लेती हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन है मेरा सॉल्वेंसी। करंट रेशो इंडिकेट सॉल्वेंसी और यू मे कॉल इट एज अ लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट हियर। तो अभी करंट रेशो, उसे ही सॉल्वेंसी रेशो कहा जाता है, उसे ही वर्किंग कैपिटल रेशो कहा जाता है। व्हाट इज द इंटेंशन टू नो द करंट रेशो और टू कैलकुलेट द करंट रेशो? टू नो द सॉल्वेंसी। क्या होता है करंट रेशो? इट इज नथिंग बट वी आर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। नाउ वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है? नाउ वर्किंग कैपिटल रेशो अगर मैंने यूज़ किया है तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है? सिंपली आपके पास कितनी करंट एसेट है उसमें से अगर आपने करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी तो यू विल गेट कि आपके वर्किंग कैपिटल बिजनेस को रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है।
हाउ टू कैलकुलेट द करंट रेशो? दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट में आप उसे कह सकते हो CA डिवाइडेड बाय CL। तो ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, उस पर भी MCQs पूछे जा सकते हैं, उस पर आपको कैलकुलेशन भी दिया जा सकता है। सो सम ऑफ द क्वेश्चंस वी विल सी। द आइडियल करंट रेशो इज कंसिडर्ड एज, कितना रहना चाहिए कम से कम एक बिजनेस का? तो दीज आर द ऑप्शंस। सो हर बार जो करंट रेशो है हमारा 2:1 रहना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास करंट एसेट 2 रुपए की है तब मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 1 रुपए की रहनी चाहिए, वरना उससे कम रह सकती है। मतलब एक लाइबिलिटी होने पर मेरे पास डबल पैसे देने के लिए करंट एसेट 2 रुपए के रहने चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन 2:1, ये आइडियल रेशो है, तो आप उसे ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है कैलकुलेशन पे क्वेश्चन है, द टोटल करंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज ₹5 lakh and the current liabilities of a business is ₹2 lakh. The current ratio would be or will be. Before watching the options we will calculate it. As we know current ratio कैसे calculate करना है? current ratio is equal to current assets divided by current liability. So current liability 5 लाख रुपए है and current करंट एसेट्स 5 लाख रुपए है एंड करंट लाइबिलिटीज़ मेरी 2 लाख रुपए है। अगर मैंने कैलकुलेशन किया तो 2.5 वगैरह आएगा। सो अभी ऑप्शंस देख लो, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसमें करंट एसेट्स 2.5 रेशो से है, जब करंट लाइबिलिटी 1 रुपी है तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आएगा। यहाँ पे 2.5:1 ये यहाँ पे रेशो आएगा। अभी लिक्विड रेशो जो दूसरा रेशो है, इट इज़ समहाउ द पार्ट ऑफ करंट रेशो, लेकिन उसे सेपरेटली कैलकुलेट किया जा सकता है। सो लिक्विड रेशो उसका भी मेन इंटेंशन सॉल्वेंसी वरना लिक्विडिटी जानना ही है। लिक्विड रेशो को ही हम क्विक रेशो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी कह सकते हैं उसे, दूसरे भी नाम मैंने आपको दिए हैं। आइडियल रेशो कितना चाहिए? 1:1। मतलब लिक्विड मतलब यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू द कैश। तो आपकी जो करंट लिक्विड एसिड है एंड लिक्विड लाइबिलिटी है उनका प्रोपोर्शन 1:1 ही रहना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला? लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटी। तो लिक्विड एसिड में क्या लेना है एंड लिक्विड लाइबिलिटीज में क्या लेना है मैंने आपको दिया है। ऑल द करंट एसेट आई कैन टेक बट आई कैन नॉट टेक द स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड लाइबिलिटी में भी सारे करंट लाइबिलिटी ले सकती हूँ, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नहीं ले सकती। उसके बाद आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन एनीथिंग। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस MCQs ऑन लिक्विड रेशोज इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट है हमारा डैश रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ लिक्विड एसिड्स एंड लिक्विड लाइबिलिटी। तो जब भी लिक्विड, क्विक, एसिड ऐसे वर्ड आएंगे तो दैट इज़ नथिंग बट माई लिक्विड रेशो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हो या ना दिए हो, मेरा करेक्ट है लिक्विड रेशो, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द आइडियल लिक्विड रेशो इज कंसिडर्ड एज, कितना रहना चाहिए? अभी मैंने बोला है 1:1 रहता है। अभी आप कंफ्यूज मत हो, करंट रेशो 2:1 एंड लिक्विड रेशो 1:1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा ए करेक्ट है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेक्स्ट रेशो। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को ही मैं टर्नओवर रेशो भी कहूँगी, मार्जिन रेशो भी मैं कह सकती हूँ उसे। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में क्या क्या देखना है? सो पहले आप ये इन्फॉर्मेशन देख लो। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अ सेल्स। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? सो सिंपली नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कर सकते हो। एंड नेट सेल्स कैसे मिलता है? जो भी आपने सेल्स रिटर्न किया है वो ग्रॉस अमाउंट से डिडक्ट कर दो तो आपका प्योर सेल आपको पता चलेगा। तो अब इस बेसिस पे मैं क्वेश्चन देखती हूँ। अ डैश ग्रॉस प्रॉफिट एज कंपेयर टू अदर फर्म इन द सेम इंडस्ट्री इज अ साइन ऑफ गुड मैनेजमेंट। मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे रहना चाहिए एज कंपेयर टू द अदर फर्म्स और अदर बिजनेसेस इन द सेम इंडस्ट्री। एक ही प्रकार के बिजनेसेस में किस प्रकार का ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो मेरा बिजनेस अच्छा कहलाएगा, गुड मैनेजमेंट कहलाएगी। तो ऑप्शन ये सारे अवेलेबल है, हाई, लो, एडवर्स एंड नेगेटिव। तो ऑब्वियसली अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट हाई रहता है तो आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए।
नेक्स्ट है डैश रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कौन सा ऐसा रेशो है जो ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स को कंपेयर करता है और उसका आंसर परसेंटेज में मिलता है? हमारे सामने ही है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो करेक्ट ऑप्शन है मेरा डी। नेक्स्ट है अ फर्म अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है। अ फर्म अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000 एंड अ नेट सेल्स इज 5 लाख। द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो विल बी और वुड बी, तो कितना होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो? अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट divided by net sales multiplied by 100. Don't forget to multiply it by 100. So my gross profit was ₹2,50,000. The net sales is ₹5 lakh, and I have to multiply it by 100. So after the calculation you will get the answer 50%. तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स अगर 5 लाख है तो उसमें 2.5 लाख का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, सो 50% रिलेशन इट इज शोइंग। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता करना है। नाउ नेट प्रॉफिट जनरली फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड द नेट सेल्स। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय डैश मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है वरना नेट प्रॉफिट है, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अ नेट सेल्स। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए। तो हमारा फॉर्मूला क्या तैयार होगा? नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ₹23,000, नेट सेल्स अमाउंटेड टू ₹50,000, द नेट प्रॉफिट रेशो विल बी। ऑप्शंस देख लो, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी कैलकुलेशन करना है, ऊपर जो फॉर्मूला दिया है उस पर आपको सिर्फ अमाउंट्स पुट डाउन करनी है। सो 23,000 इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई अर्नड net sales, or I have a net sales of 50,000 and I have to multiply it by 100 rupee. If I did the calculation, near about 46% I will get. So option D यहाँ पे correct है। अभी ऑपरेटिंग रेशो जो भी मैंने प्रॉब्लम्स दिए हैं, अभी आई विल ट्राई टू समराइज ऑल द रेशोज़, जो भी इम्पोर्टेंट रेशोज़ है जिस पे हम एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो वो सारे रेशो मैं यहाँ पे समराइज़ करने का मैंने ट्राई किया है। सो फर्स्ट है उसमें से ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो हर बार ऑपरेशनल इफ़िशियंसी के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑपरेशनल इफ़िशियंसी मतलब जो मैं प्रोडक्शन करती हूँ, जो मैं सेल्स करती हूँ, जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चे करती हूँ, वो सही कर रही हूँ क्या, वो ज़्यादा हो रहे हैं क्या, वो कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग रेशो विल हेल्प। तो अगर आपको एमसीक्यू में ऑपरेटिंग इफ़िशियंसी से कुछ भी रिलेटेड आए तो दैट शुड बी द आंसर शुड बी द ऑपरेटिंग रेशो। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग रेशो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, एंड एज ऑलवेज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो उसे ही अलग लैंग्वेज में कैसे कह सकती हूँ? ऑपरेटिंग रेशो इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये इनका रिलेशन दिखाते हैं। तो अभी इस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आया वो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा रेशो है स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो व्हाट इज़ दिस रेशो? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ इन्वेंटरी रेशो, वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी रेशो भी कह सकते हैं, वरना स्टॉक टर्न रेशो भी कह सकते हैं। व्हाट इट एक्चुअली कैलकुलेट? तो ये जो हमारा स्टॉक है उसको, मतलब स्टॉक मेरा सेल्स में कितनी बार कन्वर्ट होता है उसका कंपैरिजन किया जाता है, और उसे हमें जो आंसर मिलता है, तो मतलब इतने टाइम पे मेरा जो सेल्स होता है, वरना स्टॉक होता है वो इतने टाइम पे सेल्स होता है। सो उसका रेशो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें पता है, लेकिन हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्टॉक? तो जो आपका ओपनिंग स्टॉक है प्लस क्लोजिंग स्टॉक है, एंड दो अमाउंट्स है इसीलिए डिवाइडेड बाय 2। तो जो भी आंसर मिलेगा दैट शुड बी योर आंसर ऑफ अ, और दैट शुड बी योर अमाउंट ऑफ अ एवरेज स्टॉक। नेक्स्ट रेशो है डेटर्स टर्नओवर रेशो। उसे ही हम रिसीवेबल्स रेशो भी कह सकते हैं, वरना डेटर्स वेलोसिटी भी रेशो कह सकते हैं। अभी डेटर्स टर्नओवर रेशो, जो हमारे डेटर्स है कितने दिनों में हमें वापस पेमेंट मिलता है उनसे, जितना ज़्यादा रेशो होगा उतना फास्ट पेमेंट मुझे मिल रहा है और उतना अच्छा है। अगर ये बहुत कम होगा तो मतलब बहुत कम रेट से मुझे पैसे मिल रहे हैं। सो वो दिखाने के लिए वी विल कैलकुलेट द डेटर्स टर्नओवर रेशो।
ऑलवेज डेटर्स आर क्रिएटेड ऑन अ क्रेडिट सेल, सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ मैं, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, इस प्रकार से मैं एवरेज डेटर्स कैलकुलेट कर सकती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा है, जितना आपका डेटर्स हायर रेट दिखाएगा उतना ही आपको पैसे जो आपने उधार पे दिए है वो जल्दी से वापस मिल रही है, इसका मीनिंग है। एंड दैट मीन्स योर बिजनेस इज हैविंग अ प्रॉपर लिक्विडिटी। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आप MCQ छुड़ाने में ज़रूर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है डेप्ट टू इक्विटी रेशो, ये भी और एक रेशो है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो मतलब जो मैंने बाहर से उधार लिया है और जो मेरे शेयर होल्डर्स फंड है, मतलब अंदर का ओनर्स का जो फंड है, उनका कंपैरिजन। सो फॉर्मूला क्या है, डेप्ट्स जो लॉन्ग टर्म डेप्ट्स है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ये रेशो हर बार प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, क्योंकि कितना प्रॉफिट है उस पर मैंने देना और लेना डिपेंड होता है। एंड ये क्रेडिटर्स पे डिपेंडेंसी दिखाता है कि अगर ये रेशो बहुत हाई है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा दूसरों से उधार लिया है आपने। ये कम है तो आपका उधार बाहर वालों का बहुत कम है, इसका मीनिंग, और दैट विल इंडिकेट दिस। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। सो एज द नेम इंडिकेट, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर मतलब नेट सेल एंड फिक्स्ड एसेट का रेशो है। सो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट। एसेट टर्नओवर रेशो मतलब नेट एसेट डिवाइडेड बाय एसेट। सो जो भी जिसका भी टर्नओवर से रिलेटेड है तो हमें टर्नओवर से उसे, वरना उसको डिवाइड करना है, नेट सेल्स को हमें डिवाइड करना है। ये एक्टिविटी रेशो है, क्यों, क्योंकि मेरी फिक्स्ड एसेट का कितना यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, जो मैंने पैसे इन्वॉल्व किए हैं उसको इंडिकेट करने के लिए वी कैलकुलेट द फिक्स्ड एसेट्स रेशो। अर्निंग पर शेयर, मेरे हर शेयर पे कितनी मिल रही है अर्निंग, शेयर होल्डर्स को कितना ज़्यादा मिल रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग पर शेयर होता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है क्योंकि आपने प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट जो भी टैक्स देने के बाद एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद बचता है वो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो देन आई विल गेट द इक्विटी पर शेयर। एंड लास्ट है प्रोप्राइटरी रेशो, बहुत सारे हैं लेकिन जो सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं वो है। सो प्रोप्राइटरी रेशो टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। ये लिवरेज रेशो है, मतलब बाहर वालों का देना और आपके ओनर्स का फंड, इनका रिलेशन ये फाइंड आउट करता है। इस सारे रेशोज पे मैं अभी कुछ क्वेश्चंस है 3-4। सो हमारा 30th क्वेश्चन है, द डैश वैल्यू ऑफ डेटर्स टर्नओवर कॉमा द मोर इफिशिएंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। डेटर्स टर्नओवर की रेशो की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए जिससे आपको पता चले, मतलब हाई रहनी चाहिए, लो रहनी चाहिए, कैसे रहनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि आपका डेटर्स जो आपने रिसीवेबल्स के मैनेजमेंट करते हैं वो अच्छा है या बुरा है। सो एज आई टोल्ड यू, जितना हाई डेटर्स का रेशो है, मतलब जितने हाई रेट से आपको वो वापस मिलता है, दैट विल शो योर गुड मैनेजमेंट ऑफ अ रिसीवेबल। सो यहाँ पे हाइयर इज द ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ डेटर्स डिटरमाइंस द डैश ऑफ द फर्म। डेटर्स की क्वालिटी किससे हमें पता चलती है? सो डेटर्स आर ऑलवेज रिलेटेड विद द पैसों से रिलेटेड है। सो लिक्विडिटी दिखाते हैं। सो डेटर्स की क्वालिटी हमें लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस दिखाती है। एंड नेक्स्ट है, इफ द डेब्ट इक्विटी रेशो इज अ हायर इट इंडिकेट्स दैट कंपनी इज डिपेंडिंग हेवीली ऑन। नाउ डेब्ट इक्विटी रेशो में हम बाहर वालों का उधार कंसिडर करते हैं, उन उधार जो देते हैं उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मेरा ए। सो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगती है सो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।